हेडर का बना दो ताकि इतना भी आदमी। नमस्ते, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेन सिंह। मॉर्निंग बुलेटिन में आज क्राइम की कुछ ऐसी खबरें हैं जिसको लेकर के आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। एक एक कर हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन सी खबरें हैं। बात करेंगे आज सीएम योगी के लॉ एंड ऑर्डर की, जिसकी चर्चा अन्य स्टेट में भी हो रही है और मॉडल योगी की चर्चा हो रही है और डिमांड भी किया जा रहा है कि हमें योगी मॉडल चाहिए। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। बात संभल हिंसा की आपने सुना होगा। संभल हिंसा में आज कोर्ट में चार्जशीट रिपोर्ट भी दायर हुई है। कुछ पन्नों की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में जो मुख्य आरोपी बनाए गए हैं फिलहाल वो गिरफ्त में हैं, लेकिन उनके नाम का भी खुलासा देखिए आगे बुलेटिन में। बात करेंगे मेरठ की। नशे में एक पति अपनी पत्नी की हत्या करता है, वो भी बच्चों के सामने। फिर थाने में जाके कहता है साहब हमें गिरफ्तार कर लीजिए, हमने जुर्म किया है। इसकी भी कहानी हम आपको बताएंगे। बदायूं में एक ऐसी कहानी आती है कि जिससे रिश्ते तार तार होते हैं, फिर फरार भी होते हैं दोनों, और समधी समधन का प्यार होता है। तो ये कहानी भी अपने आप में एक अजीब है। उसी के बाद मुजफ्फरनगर में मामी भांजे का भी प्यार होता है, वो भी दोनों होते हैं फरार। इसकी भी कहानी हम आपको सुनाएंगे। बाद में और जो स्टोरियां हैं वो भी है इस क्राइम से रिलेटेड, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। एक ऐसा हथियार भारत ने बनाया है, न गोली मारता है, न बम मारता है, न मिसाइल छोड़ता है, फिर भी भारत के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इतना इम्पॉर्टेंट है, देखिए उसका क्या है अहमियत, क्यों है खासियत, उसकी क्या है खासियत, ये भी हम आपको दिखाएंगे। बात इंडोनेशिया और रूस में जो आपसी समझौता हुआ है उसको लेकर अमेरिका की हालत ख़राब हुई है और अन्य देश भी परेशान हैं। तो क्या है वो समझौता, क्या है डिमांड, समझौते पूरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं, या सिर्फ अभी बातचीत का दौर है, उसी को लेकर खलबली मची है। तो बहुत सारी खबरें हैं जो सुबह से लेकर शाम तक सुर्खियों में थी। हम सारी खबरों का एक एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। कहीं माफिया राज होता है, कहीं क्राइम अगर बढ़ता है तो सिर्फ एक मॉडल याद किया जाता है, यो भी योगी राज मॉडल। योगी राज मॉडल की जो डिमांड हुई है वो सिर्फ एक स्टेट में नहीं है, पहले भी 2-3 स्टेटों में हो चुकी है। चाहे वो उत्तराखंड देखिए, चाहे राजस्थान देखिए, चाहे एमपी देखिए। फिलहाल अभी जो डिमांड हुई है वो दिल्ली में है। दिल्ली में जो डिमांड की है वो सरकार ने नहीं की है, वहाँ की जनता ने की है। एक ऐसी हत्या होती है, उस हत्या में युवक शामिल होते हैं और एक हिंदू परिवार के बच्चे की हत्या होती है, वो भी चाकू से मारकर। हत्या के बाद परिवार सहमा हुआ है, अगल बगल के जो हिंदू परिवार हैं वो भी सहमे हुए हैं कि अगर इस तरह की आक्रामकता के साथ अगर बीच सड़क पे किसी की हत्या कर दी जाती है तो उससे हर कोई अपने परिवार को लेकर सहमा हुआ है। और वो सीधे डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ योगी मॉडल चाहिए, तुरंत निर्णय चाहिए जिससे बदमाशों में खौफ हो। क्या है पूरी स्टोरी, देखिए इस रिपोर्ट में। मुर्शिदाबाद इशू बंगाल का इशू देश का इशू बन गया है। जोगी जी ने यूपी का हर प्रोग्राम में बंगाल का हिंदू का हालत और मुर्शिदाबाद का राइट्स को लेकर बोल रहा है। कल बोल रहा है इसको सबक सिखाने के लिए भाषा नहीं डंडा का जरूरत है, इसलिए जोगी जी को टारगेट कर रहा है। मैं जोगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। जोगी जी का भी बंगाल में जरूरत है और किस तरीके से उन्होंने यूपी में दंगाई को सबक सिखा रहा है, वो बंगाल का हिंदू जनता को आकर बोल के थोड़ा हौसला बुला। कि मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर
इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए। योगी के ऐसे बयानों से साफ है कि हिंदुओं को एक नेता ऐसा मिल गया है जो उनके दिल की बात को अपनी जुबान पे ला रहा है। योगी यूपी का उदाहरण देते हैं कि 2017 से पहले यूपी में हर दूसरे तीसरे दिन उसे यूपी के बाहर भी बहुत पसंद किया जाता है। इसके अलावा हाल ही में यूपी के संभल में दंगाई भीड़ को जिस तरह से कंट्रोल किया गया, उसके बाद से उनकी लोकप्रियता में एक बार फिर 4 चांद लग गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। संभल हिंसा का जिक्र आपने सुना होगा। उस पर जो जांच चल रही थी, एसआईटी की 500 पन्ने की एक रिपोर्ट दाखिल की गई है। उस जांच रिपोर्ट में कई खुलासे किए गए हैं और उस खुलासों के आधार पर जिसको मुख्य आरोपी बनाया गया है उसका भी नाम है और मुख्य आरोपी फिलहाल दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। अन्य जो है लोग हैं वो पुलिस के गिरफ्त में जो नहीं हैं, उनके बारे में भी क्या सोच है, ये भी देखिए इस रिपोर्ट। संभल हिंसा में तेज कार्रवाई, एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में खुलासा, कौन हथियार लाया। चार्जशीट में 2 नाम, अफरोज और गुलाम। संभल हिंसा में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। जांच के लिए गठित की गई एसआईटी की टीम दंगाइयों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए सबूत जुटा रही है, कोर्ट में पेश कर रही है। हिंसा के हर एक पहलू की छानबीन कर कोर्ट के सामने एक एक तस्वीर रख रही है। संभल हिंसा में 4 लोगों की गोली लगने से मौत हुई थी। इस मामले में पुलिस ने सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया था। अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने दंगा भड़काने के आरोप में मुल्ला अफरोज और गुलाम के खिलाफ 500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। ये दोनों ही आरोपी फिलहाल जेल में बंद हैं। अब इन पर मोहम्मद बिलाल और अयान नाम के 2 लोगों की गोली मारकर हत्या करने के आरोप एसआईटी ने तय किए हैं। एसआईटी ने दावा किया है कि संभल दंगे के दौरान अफरोज और गुलाम ने भीड़ के साथ मिलकर फायरिंग की थी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। साथ ही पुलिस ने दावा किया कि इस फायरिंग का मकसद दहशत फैलाना और माहौल को और ज्यादा खराब करना था। वहीं एसआईटी अब तक संभल हिंसा से जुड़े कुल 8 मामलों में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। उधर एक आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होना बाकी है। गुलाम शाह और मुल्ला अफरोज संभल के ही रहने वाले हैं और भागकर दुबई में बैठे शारिक साठा के गुर्गे हैं। संभल हिंसा इन लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। दोनों का पहले से ही आपराधिक इतिहास है। अब एसआईटी ने इन दोनों पर संभल हिंसा में हत्याओं के साथ साथ दूसरों को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप भी लगाया है। दोनों की गिरफ्तारी के बाद बड़ी संख्या में हथियार और अन्य संदिग्ध सामान जब्त किए गए थे। एसआईटी की चार्जशीट में यह भी खुलासा हुआ है कि गैंगस्टर शारिक साठा ही इस हिंसा का मास्टरमाइंड है। उसने संभल में अपने सहयोगियों के जरिए हिंसा फैलाने की साजिश रची और इसके लिए हथियारों को मुहैया कराया। आपको बता दें कि इस हिंसा में 37 आरोपियों के नाम दर्ज हैं। इनमें सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल का नाम शामिल है। इसके अलावा कई मामलों में करीब 3750 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है और पुलिस के मुताबिक अब तक 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। संभल हिंसा मामले में कुल 12 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें से 4 मामलों की चार्जशीट दाखिल होने अभी बाकी है। इसके लिए एसआईटी की टीम लगातार सबूत जुटा रही है और गवाहों के बयान दर्ज कर रही है, ताकि शहर का माहौल बिगाड़ने वाले दंगाइयों को उनके किए की सजा दिलाई जा सके। हिंसा में अपनी जान गंवा चुके लोगों के परिजनों को इंसाफ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब तक आप सुनते चले आ रहे हैं कि प्रेमिका मिलकर के पति की हत्या कर दे रहे हैं,
कोई किसी के साथ फरार हो रहा है, तो कहीं किसी से कोई संबंध बना करके निकल जा रहा है 4 बच्चों को छोड़ करके। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बच्चों को लेकर के ही चले जा रहे हैं, पति बेचारा अकेले घर पड़ा हुआ है। लेकिन उसमें से एक नई स्टोरी आई है समधी और समधन की। अगर बच्चे जवानी में अगर इस तरह की हरकत करें तो बात समझ में आती है कि बहक जाते हैं, लेकिन एक अवस्था होने के बाद अगर इस तरह की हरकत हुई है, हरकत हम इसलिए कह रहे हैं कि संस्कृति और सभ्यता पे जो भारतीय कल्चर है उस पर धब्बा है। कल को उन्हीं के बच्चे, नाती पोते और उन्हीं के परिवार और अगल बगल का माहौल है जो ये न्यूज़ चलते हैं, ये कहीं व्हाट्सएप के जरिए, कहीं मोबाइल के जरिए अगर इस तरीके की चीज़ें आएंगी तो जो युवा पीढ़ी के जहन में शब्द ये उठेंगे, वो ये उठ सकते हैं कि युवा तो कर ही रहे थे, लेकिन अब समधी और सास समधन एक तरीके से कहें तो समधी और समधन अगर इन दोनों में भी प्यार हुआ और दोनों फरार हो गए तो ये प्यार का तरीका मान के चलिए कि एक दिन का नहीं है, लगातार आना जाना रहता ही है रिश्तों में। और मदद का भी तरीका होता है, तरीका कोई भी हो, लेकिन प्यार हुआ है और ये निर्णय हुआ है तो देखिए इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला, क्यों आखिर दोनों एक दूसरे के साथ हुए फरार। रिश्ते तार तार, समधी समधन फरार, तोड़कर हर दीवार, छोड़ गए घर परिवार। रिश्ते शर्मसार, ये कैसा प्यार, अजब प्रेम की गजब कहानी। इस वक्त रिश्ते नातों की तो ऐसी भद्द पिटी हुई है कि पूछिए मत। कातिल पत्नियों ने तो पहले ही भरोसे का कत्ल कर रखा था, बाकी रही सही कसर रिश्तों की मर्यादाएं तोड़कर रफू चक्कर हो रहे ये लोग कर रहे हैं, जिन्हें पागल कहें या अंधे आशिक, जिन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं, परिवार की कोई परवाह नहीं, बस सबको शर्मसार करते हुए फरार हो गए। कहानी बदायूं की है, वो भी समधी समधन की। यहाँ समधन अपने समधी के प्यार में पड़ी, फिर दोनों फरार हो गए। मामला उस वक्त चर्चा में आया जब सुनील कुमार नाम के शख्स ने थाने में अपनी पत्नी ममता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दी। साथ ही पति सुनील कुमार ने बताया कि वो एक ट्रक ड्राइवर है और लंबे रूट पर चलते हैं, इसीलिए समय समय पर घर पैसे भेजते थे और महीने में 1 या 2 बार घर आते थे। साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी ममता बेटी के ससुर शैलेंद्र उर्फ बिल्लू के साथ रिश्ते में थी। दोनों के बीच में प्यार इतना बढ़ा कि वो घर से जेवर और नकदी लेकर उसके साथ भाग गई। दिल्ली टू काठमांडू गाड़ी चलाता हूँ, मुझे हो गए 2 साल चलाती है। मुझे पता नहीं मेरे घर में क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरी मैडम फ़ोन करती है, मैं पैसे डालता रहता था। मैंने कभी ये नहीं पूछा कितने पैसे खर्च हो रहे कितने नहीं है, ठीक है। इससे पहले 3 बार मैं हंगामा कर चुका हूँ, 3 बार भाग चुकी है अपने समधी के साथ में। मैंने फिर भी इसे रख लिया घर में। मैंने अब चलो अगली बार सुधर जाएगी, तो नहीं सुधरी। तीसरी बार ये हुआ 11 तारीख की रात में 11 बजे, जिस दिन आंधी और पानी आया था, मैं लखनऊ था, गाड़ी लेके आ रहा था। इसे पता लग गया ये आ रहा है, कलेश हो घर में। समधी को फ़ोन किया, अब मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी। 3 दिन से मुझे घुमा रहे हैं। क्या कह रही है कि आना नहीं चाह रही है, आएगी तो बयान देगी, जिसके बयान देगी उसके साथ जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वहीं इस मामले में पीड़ित पति की तहरीर के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पुलिस महिला को तलाश रही है। दिनांक 17/4/2025 को संज्ञान में आया है कि एक महिला अपने समधी के साथ जाना बताया जा रहा है। प्राथापत्र लेके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बेटी की शादी को महज 3 साल ही हुए थे और इन 3 सालों में समधन अपने समधी के प्यार में इतना पागल हो गई कि आए दिन दोनों की मुलाकातें होती थीं। फिर एक दिन आया जब दोनों फरार हो गए। इस मामले में महिला के बेटे ने जो कुछ कहा वो बेहद शर्मसार कर देने वाला था। वो समधी के संग गई थी शैलेंद्र, और क्या गाड़ी करके लेके आए थे रात के 11 बजे। मैंने देखा आता था, तीसरे दिन आता था, एक दिन छोड़ के। मैंने ये नहीं बताई कलेश ना हो। अब जब सर से पानी ओवर हो गया तभी मैंने बताई। मम्मी ये कहती मारूंगा और मारते ही। मम्मी तो बताई हूँ मैं, मुझे पता नहीं बताऊँ मैं। समधी संग में है। बदायूं के इस मामले ने हर किसी को चौंका दिया है। न उम्र का लिहाज रखा गया, न रिश्तों की मर्यादा, सब कुछ ताक पर रखकर दोनों फरार हो गए। न जाने इस समाज को क्या हो गया है। खास तौर पर शादीशुदा लोग अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद को पार करने में जरा भी हिचक नहीं रहे।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बात मुजफ्फरनगर के करें, सास ससुर, समधी समधन, पति पत्नी और वो, ये सारी चीज़ें आप सुन चुके हैं। रिश्तों में एक नई भी दरार पैदा हुई है, मामा और मामी की। मामा मामी सेंस ये है कि मामा और भांजे, इन दोनों में भी प्यार हुआ और ये दोनों भी फरार हो गए। लगातार आप कह रहे होंगे कि फरार की घटना ये इतनी यूपी में बढ़ क्यों गई, एक हुजूम क्यों उमड़ा है फरार होने का, ये भी एक सोचने की बात है। लेकिन फ़िलहाल आप इस रिपोर्ट में देखिए कि मामा और भांजे में ऐसा क्या हुआ, मामी और भांजे में ऐसा क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के साथ फरार हो गए। मर्यादा रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस की जांच में पता चला कि रीता अपने पति के भांजे सोनू के साथ रह रही है। पुलिस ने दोनों को ढूंढ निकाला, लेकिन रीता बालिग होने के चलते अपनी मर्जी से मोनू के साथ रहने लगी। अब पीड़ित पति ने एसएसपी से गुहार लगाई है। उसका कहना है कि रीता ने फोन पर धमकी दी है कि उसका पीछा न करें वरना अंजाम बुरा होगा। सोनू को अपनी जान का खतरा है और वो चाहता है कि उसके बच्चों की खातिर पत्नी रीता घर वापस लौट आए। वो बताई तो थी आपको, छोल में मंड रहे थे तो वहाँ से दर्द बताने लगी उनको, मेरे छत्ती में दर्द हो रहा। तो मैं उसे घर लाया, दवाई सुमा लगवाया, दवाई से, और मुझे इतना आराम लगेगा ठीक है, नहीं तो फिर खतौली दिखा ला मम्मा। मैं चला गन्ने भरने और वो उसे लोंडिया को लेकर जब भी चली गई थोड़ी देर बाद। मोनू के जी, मोनू भांजा लगा जी। एक लोंडिया को ले गई थी, वो तो आ गई लोंडिया। अच्छा, हाँ जी। 2 लड़के, अब 3 बालक हैं जी। सामान जी पैसे हैं 40,000 रुपये और सारी चीज़ चार्ज है। मुझे डर उनसे है, कभी मुझे भी मार दो मेरठ की तरह ही, जैसे मेरठ में ड्राम में पैक कर दिया। अच्छा, हाँ जी। वो कह रहे थे मुझे मेरा पीछा ना करिए, नहीं तो ये भी कर देंगे ऐसे इलाज तेरा। अच्छा, हाँ जी। पीड़ित पति का कहना है कि रीता घर से 40,000 रुपए, जेवर और एक बच्ची साथ ले गई। वो चाहकर भी पत्नी से संपर्क नहीं कर पा रहा क्योंकि पत्नी ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया है। खबरों के मुताबिक पिछले लंबे समय से मामी और भांजे के बीच ये प्रेम प्रसंग चल रहा था। इश्क की कोई हद नहीं होती, न उम्र देखता है न रिश्ता, लेकिन जिस तरह से मामी और भांजे की ये कहानी सामने आई है वो सोचने पर मजबूर करती है कि ये हो क्या गया है। रिश्तों की मर्यादाएं बार बार क्यों तार तार हो रही है। अब इसमें गलती किसकी है ये आप तय कीजिए, लेकिन समाज के लिए इस तरह की खबरें कोई अच्छा संदेश नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भारत का एक ऐसा ताकतवर हथियार जिसको सुन करके भारत के अगल बगल के जो राज्य हैं पड़ोसी, दहशत सी फैल गई है। भारत ने एक ऐसा हथियार बनाया है जो न गोला फेंकता है, न बम मारता है, न गोली चलाता है, न मिसाइल दागता है, लेकिन वो भारत का हथियार है। ये एक ऐसा हथियार जो अड़ोसी पड़ोसी देशों से लेकर के अन्य देशों में भी हलचल पैदा किया है। देखिए ये कौन सा हथियार हो और किस तरीके से वो भारत की सेना के लिए मदद कर रहा है। चीन की निकलेगी चीख, पाक मांगेगा जान की भी। सेना का चूक हथियार, अब होगा तगड़ा प्रहार। हिंदुस्तान का बाहुबली, कपिध्वज की खलबली। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में भारतीय सेना ने अपना सबसे अचूक हथियार तैनात कर दिया है, जिसे देखकर चीन परेशान है, पाकिस्तान की नींद उड़ी है। हिंदुस्तान के बाहुबली से दोनों में खलबली मची है। भारतीय सेना लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रही है। आधुनिक हथियारों के साथ साथ वाहनों को भी लग्जरी और डेंजरस बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में सेना ने सियाचिन ग्लेशियर जैसी दुर्गम और बर्फ से ढकी जगहों पर अपनी ताकत में इजाफा करने के लिए एक खास वाहन को शामिल किया है। इसका नाम है कपिध्वज। एक खास किस्म का मोबिलिटी वाहन है जिसे कठिन इलाकों में सेना की आवाजाही, लॉजिस्टिक सपोर्ट और ऑपरेशन में मदद के लिए बनाया गया है। ATOR N1200 है। सबसे खास बात यह है, ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि भारत की ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, जिसके भारतीय सेना के बेड़े में शामिल होने से उसकी ताकत दोगुनी हो गई है। हाल ही में सेना ने सियाचिन के खतरनाक और ऊंचे इलाके में कपिध्वज की मदद से एक घायल सैनिक को
समय रहते निकाला था। इस अभियान से साबित हो गया ये वाहन मुश्किल हालात में भी शानदार काम करता है। कपिध्वज भारत में ही बना है। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम है। इसके आने से सेना को ग्लेशियर और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में राहत और बचाव कार्य में काफी मदद मिलेगी। ध्वज व्हीकल के इस्तेमाल से हमारे ट्रुप्स -40 डिग्री की सेंटीग्रेड में भी, इतने ठंड के माहौल में भी आसानी से लॉजिस्टिक सप्लाईज को, आर्म्स, अम्युनिशन, गोला बारूद, रसद को फॉरवर्ड पोस्ट तक ले जा सकेंगे। एक और अच्छी बात है कि अगर जरूरत पड़े तो ये 2200 किलो के लोड को टो करके यानी खींचकर युद्ध भूमि में ले जा सकता है, जो कि फास्ट मूविंग बैटल के दौरान एक बहुत ही शानदार एसेट यानी क्षमता होगी। इस तरह की तकनीकें हमारे जवानों की सुरक्षा और काम को आसान बनाती हैं। ये दिखाता है भारतीय सेना अब हर मोर्चे पर पहले से ज्यादा तैयार है। कपिध्वज को JSW डिफेंस और कोपेटो लिमिटेड ने मुश्किल परिस्थितियों के लिए बनाया है, जिसमें कई खासियत मौजूद हैं, जो सेना की मदद के लिए काफी मददगार साबित होगा। ये करीब 4 मीटर लंबा, 2.6 मीटर चौड़ा और लगभग 3 मीटर ऊंचा है। इसमें 1.8 मीटर के टायर हैं। इन टायरों में विशेष ट्रेड होते हैं जो बर्फ, कीचड़ और नर्म जमीन को पकड़ते हैं, जिसकी वजह से ये फंसते नहीं हैं। इसके साथ ही ये टायर वाहनों को एक छोटी नाव की तरह पानी में चलने में भी मददगार हैं। कपिध्वज का वजन 2400 किलोग्राम है, जो 1200 किलोग्राम सामान जैसे खाना, ईंधन, दवाइयाँ और गोलियां ले जा सकता है। इसके बाद भी ये 2350 किलोग्राम वजन खींच सकता है। इसमें 8 सैनिक और एक ड्राइवर बैठ सकते हैं। भारत की सेना को अब कपिध्वज नाम का एक वाहन मिलने वाला है, जो कि जब हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के पास फॉरवर्ड एरियाज में LOC के पास बर्फीले ग्लेशियर पर डिप्लॉय होगा, यह वाहन हमारी जो ट्रुप्स हैं उनकी लॉजिस्टिक सप्लाई की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत आसान बना देगा। कपिध्वज वाहन में एक बार में ड्राइवर समेत 8 कमांडोज जो हैं फॉरवर्ड पोस्ट पर डिप्लॉय किए जा सकते हैं। ये बहुत बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर से जा सकती है, जंगलों में ट्रेवल कर सकती है, ऊंची ढलान और स्टीप स्लोप पर बहुत आसानी से चढ़ सकती है। एक समय था जब भारतीय सेना ऐसे वाहनों और हथियारों के लिए विदेशों पर निर्भर करती थी, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। भारतीय सेना 80% मेक इन इंडिया बने आर्म्स का इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा कई अफ्रीकी देशों में इंडियन आर्म्स बेचे जा रहे हैं। इसका नतीजा है भारतीय सेना की ताकत में दिनों दिन इजाफा होता जा रहा है। कपिध्वज उसी की एक मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इंडोनेशिया और रूस, इन दोनों के बीच में एक ऐसा समझौता हुआ है, वो भी 1500 किलोमीटर दूर, एक युद्धपोत को लेकर। वो ऐसा युद्धपोत है जो अमेरिका की नींद उड़ाए हुए है। उसके साथ साथ अगल बगल के जितनी कंट्रियां हैं सबकी नींद उड़ी हुई हैं कि आखिर रूस इंडोनेशिया के साथ मिलकर करना क्या चाहता है। जिस रूस को लोग हल्के में लेके चलते थे, आज इंडोनेशिया के साथ ये कदम उठाने के बाद सबके दांतों तले उंगलियां दब गई हैं, सब परेशान हो गए। देखिए इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। पुतिन का एशिया प्लान, लड़ाकू विमान होंगे तैनात। लड़ाकू विमानों की तैनाती, दुश्मनों के पैरों तले जमीन खिसकी। पुतिन का घातक प्लान, इंडोनेशिया में लड़ाकू विमान। इंडोनेशिया रूस की साझेदारी अमेरिका को पड़ेगी भारी। आज के समय में समंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी किसी देश की सामरिक ताकत को दर्शाती है। उसी तरह एयरबेस भी किसी देश की पहुंच को बताने का एक बड़ा मानक होता है। अमेरिका के एयरबेस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। ऐसे में अमेरिका के धुर विरोधी रूस की मंशा है कि दूसरे देशों में उसके एयरबेस हों, जिससे वो अपने देश के अलावा दुनिया के बाकी हिस्सों पर भी निगरानी रख सके। इसके लिए अब रूस का प्लान है कि इंडोनेशिया के पापुआ में एक एयरबेस बनाया जाए, जिससे वो पूरे प्रशांत क्षेत्र पर नजर रख सके।
एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने इंडोनेशिया से औपचारिक रूप से अनुमति मांगी है। इसके लिए रूस ने पापुआ में एक एयरबेस के लिए संपर्क किया है और बताया है कि वो ऑस्ट्रेलिया के डार्विन से सिर्फ 1200 किलोमीटर दूर पापुआ के बियाक नम्फोर में मनुहुआ एयरबेस पर लंबी दूरी के लड़ाकू विमान तैनात करना चाहता है। जैसे ये खबर सामने आई, इसने ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ अमेरिका में भी हलचल मचा दी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया प्रशासन ने इंडोनेशिया से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा है। ये बात किसी से छिपी नहीं कि कोल्ड वार के बाद भी अमेरिका और उसके सहयोगी रूस के मिलिट्री डेवलपमेंट पर नजर रखते हैं। ऐसा ही रूस भी करता है। ऐसे में जरूरी है कि प्रशांत के क्षेत्र पर नजर रखी जाए। इंडोनेशिया का पापुआ इसके लिए एकदम मुफीद है। रूस की राजधानी मॉस्को भले ही प्रशांत क्षेत्र से दूर हो, लेकिन इंडोनेशिया के बियाक टापू की लोकेशन अमेरिका के गुआम मिलिट्री बेस के काफी नजदीक है। गुआम मिलिट्री बेस से बियाक लगभग 1900 किलोमीटर की दूरी पर है। साथ ही ये ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में मौजूद मिलिट्री बेस से सिर्फ 1400 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर रूस बियाक में अपना कोई सैन्य ठिकाना बनाता है तो उसे इन दो अहम मिलिट्री ठिकानों पर निगरानी रख सकेगा। रूस का एक्शन प्लान सिर्फ इंडोनेशिया तक सीमित नहीं है, वो एशिया के दूसरे देशों के साथ भी अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा है और उन देशों में अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। हाल ही में रूस ने 3 युद्धपोत बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर भेजे हैं। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमा की मॉस्को यात्रा के कुछ ही दिनों बाद ही रूस के युद्धपोत बांग्लादेश में पहुंचे हैं। रूस के इन कदमों से दुनिया के कई देशों में क्षेत्रीय सुरक्षा और शक्ति संतुलन पर असर पड़ रहा है। एशियाई देशों में रूस की बढ़ती सैन्य गतिविधियां कई देशों को प्रभावित कर रही है। खासतौर से ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की इस पर कड़ी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आज के बुलेटिन में फिलहाल अभी इतना ही। हमारी पूरी टीम समय समय पर हर अपडेट के साथ उपस्थित होती रहेगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।